विजर्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 56 056 हत्या। क्लैंग। चिंगारियां उड़ उठीं। काल के हाथ में मौजूद नवनिर्मित चौड़ी तलवार हवा में ही एक लोहे के गोले से टकरा गई जो एक मानव सिर के आकार का था और कांटों से ढका हुआ था। संपर्क बिंदु से प्रचंड बल उत्पन्न हुआ। कान फाड़ देने वाली ध्वनि गूंज उठी और चिंगारियों की बौछार फैल गई। दो आकृतियां एक साथ उतरी। उतरने के बाद भी काल में अपनी विशाल तलवार घुमाने और आने वाले तीरों को रोकने की ताकत बची थी। इसके विपरीत विशालकाय व्यक्ति को बार बार पीछे हटना पड़ा और तनाव के कारण उसका चेहरा और भी लाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद कई लोगों के चेहरों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। बिग मैन लेकिन की ताकत ब्रदरहुड में सबसे बेहतरीन में से एक थी। इसके अलावा वही पूरी ताकत से हमला कर रहा था जबकि काल ने केवल एक तात्कालिक बचाव किया था। लेकिन अब लाकिन ही नुकसान में था। सामंत तीरंदाज मी और उसकी बहन की आंखों में भय झलक रहा था और वे सहज रूप से पीछे हट गए। वह कोई शूरवीर नहीं है, चूहे वाली औरत चीखी। एक औपचारिक शूरवीर के पास जीवन का बीज है, वह बिल्कुल अलग है। चलो मिलकर उसे मार गिराते हैं। किसी व्यक्ति के पास जीवन का बीज है या नहीं, यह कुछ व्यक्तियों के लिए स्पष्ट था और चूहा महिला स्पष्ट रूप से उनमें से एक थी। जाना। वह धीरे से गुर्राई और अपने हाथों से जोर से दबाने लगी। मानो किसी आदेश का जवाब देते हुए उसके चारों ओर मौजूद चूहे चीखने लगे और काल की ओर टूट पड़े। यह अज्ञात था कि ये चूहे क्या खाते थे जिससे इतने बड़े हो गए थे। वे सामान्य चूहों से आकार में पूरे 1 गुना बड़े थे। उनके दांत नुकीले थे और चूहा स्त्री की पुकार का पालन करते हुए वे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते थे। ची ची। उनकी चीख पुकार के बीच चूहों का झुंड चारों दिशाओं से आगे बढ़ गया। हम्फ। कार्ल, जो अभी अभी उतरा था, उस दृश्य को देखकर भौहें चढ़ा लीं, चूहों के डर से नहीं बल्कि घृणा से। लोहे के गेट की शैली। उसने अपनी चौड़ी तलवार उठाई जिसके वार से तलवारों की कई परतें बन गईं, मानो एक विशाल लोहे का दरवाजा उसके सामने एक अवरोधक की तरह खड़ा हो। चूहों से लड़ते हुए भी कार्ल की फुर्ती में कोई कमी नहीं आई। वह बाज की तरह नीचे उड़ता हुआ इधर उधर झपटता हुआ आने वाले तीरों को बेकार कर देता था। चूहों के झुंड के हमले के सामने वह एक आंधी में फंसी नाव की तरह था। चाहे लहरें कितनी भी उग्रता से उससे टकराएं, वह अडिग रहता था। दूसरी ओर चूहों को चौड़ी तलवार से एक एक करके काट डाला गया और वे खून की बौछारों में बेजान होकर गिर पड़े। आह! विशालकाय लेकिन ने अपने पैर मजबूती से जमा लिए। उसके चारों ओर की जंजीरें खनखनाती हुई बाहर निकलीं और लोहे की गेंद हवा में सीटी बजाती हुई निकल गई। अपनी अपार जड़ता का लाभ उठाते हुए उसने लोहे की गेंद को काल की ओर जोर से मारा। उसी समय उसकी मांसपेशियां तेजी से कांपने लगीं, उसकी त्वचा से सफेद भाप निकलने लगी और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। युद्ध कौशल, क्रोध। यह एक युद्ध कौशल था जो युद्ध घोष के समान था, जो किसी की जीवन शक्ति को उत्तेजित कर सकता था, जिससे अस्थायी रूप से गति और आक्रमण शक्ति में वृद्धि होती थी। क्लैंग। चूहों और तीरों से घिर जाने के कारण काल समय पर बच नहीं सका और लोहे के गोले का सामना करने के लिए उसे एक बार फिर अपनी तलवार उठानी पड़ी। इस बार टक्कर के बल से वह एक कदम पीछे हट गया। लड़ाई का कौशल। काल ने चेहरे पर शिकन के साथ बुदबुदाया। मेरे पास भी वो कौशल हैं। एक हल्की आह भरते हुए उसने धीमी सी आवाज निकाली। उसकी चौड़ी तलवार चमकी जिससे कई परछाइयां बनी और तुरंत ही उसके चारों ओर कई मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। घूमती हुई तलवारों की छायाएं मांस और रक्त को पीसने वाली चक्की की तरह चीखते हुए चूहों को अपनी ओर खींचते हुए टुकड़े टुकड़े कर देती थीं। युद्ध कौशल, तूफानी वार। हालांकि गेल स्वॉर्ड्समैनशिप को एक परिष्कृत तलवार कला नहीं माना जाता था और इसका युद्ध कौशल काफी साधारण था, फिर भी इसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से तलवार चलाने वाले पर निर्भर करती थी। कार्ल के हाथों में गेल स्लैश की शक्ति ने उसके विरोधियों के दिलों को भय से धड़का दिया। इसके अतिरिक्त छोटा जादुई बल क्षेत्र। बल क्षेत्र के प्रभाव में काल के चारों ओर 2 मीटर के दायरे में प्रवेश करने वाला कोई भी हमला अचानक धीमा हो जाएगा। एक पल के लिए जमीन चूहों के शवों से भर गई थी, उनके उन्मादी हमलों के बावजूद वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। हिम्मत मत हारो, चूहे जैसी दिखने वाली स्त्री के सुंदर गाल हल्के से फड़क उठे और वह जोर से चिल्लाई, पूरी ताकत लगा दो। अगर वह आज नहीं मरा तो उसकी रफ्तार को देखते हुए हम ही मारे जाएंगे। रक्त क्रोध। उसने अपने हाथ फैलाए। उसकी हथेलियों की त्वचा फट गई और घावों से खून बहने लगा। जाना। उसके खून से सने चूहे क्षण भर के लिए थम गए, फिर चीखने लगे। उनके बाल खड़े हो गए और उनकी आंखों से एक भयानक पीली चमक निकलने लगी। अगले ही पल सर्रा सर्रा सर्रा। चूहा औरत के खून से संक्रमित इन चूहों की गति अचानक दोगुनी हो गई। उनके बीच से पागलपन का एक आभास निकल रहा था और उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए काल पर हमला कर दिया। रक्त से शक्ति प्राप्त कर चुके ये सभी चूहे अब किसी हथियार चलाने वाले साधारण मनुष्य जितने ही दुर्जय थे और उनकी विशाल संख्या व्यक्तिगत शक्ति में किसी भी कमी की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थी। टिंगलिंग। तीरंदाज मी की बहन ने एक प्राचीन कांसे की घंटी उठाई। उसका चेहरा गंभीर था जब उसने धीरे से उसे हिलाया।
जैसे ही घंटी बजी, उनके नीचे की जमीन खिसक गई और क्षत-विक्षत शव बाहर रेंगने लगे। जादू टोना। यही उसकी शक्ति थी। या यूं कहें कि उसके हाथों में मौजूद घंटी की शक्ति थी। ऐसा स्पष्ट था कि लाशों को पहले से ही वहां रखा गया था ताकि उनका शिकार जाल में फंस जाए। जाना। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। नीचे लाशों का समूह धीरे धीरे हिलने लगा। उनकी निगाहें कार्ल की ओर मुड़ी और अचानक उनकी काली आंखों के गड्ढों में दो धधकती रोशनी जल उठीं। वूश! एक भयानक हवा का झोंका आया। पहले सुस्त पड़े शव अचानक जीवित हो उठे, उनके शरीर फुर्तीले हो गए और वे कार्ल की ओर झपटे। लेकिन ने अपनी चेन को बेतहाशा घुमाया और लोहे की गेंद को उग्र हमले की दिशा में निर्देशित किया। हमले को और तेज करते हुए भयंकर तीरों की बारिश होने लगी। उफ! कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार को रोककर वार किया, एक कदम पीछे हटते हुए उसकी भौहें तन गईं। वह पहले से ज्यादा मजबूत था, लेकिन चारों खिलाड़ियों की लगातार और अलग अलग तरह की रणनीतियों का सामना करते हुए वह तनाव महसूस करने लगा था। उसकी निगाहें घूमी और उसने अपनी तलवार घुमाते हुए आगे की ओर धावा बोल दिया। गेल स्लैश! तलवारों की छायाओं का एक बवंडर उठा, जिसने घेराबंदी के बीच से जबरदस्ती रास्ता बनाया, जिसके बीच से वह तेजी से गुजर गया। हम्मा! छत पर खड़ी मेई, जिसे चारों ओर का शानदार नजारा दिख रहा था, ने सबसे पहले कार्ल के इरादे को भांप लिया। उसने बार बार अपने धनुष की डोरी खींची। उसके विशाल तरकश में मौजूद तीर एक स्पष्ट गति से गायब हो रहे थे, फिर भी वे कार्ल को रोकने में विफल रहे। सर्रा! कार्ल की आकृति एक पक्षी की तरह ऊपर उठी और कई घरों के बीच एक संकरी जगह में उतर गई। कार्ल ने जिस जगह को चुना था, वह उसे घेरने से बचाने के लिए काफी चौड़ी थी, फिर भी तीरंदाज के लिए वहां से देखने की दृष्टि रेखाएं खराब थीं। तीरंदाज द्वारा उसे दबाए रखने के प्रयास के समाप्त होने से स्थिति को संभालना काफी आसान हो गया। यह तो बुरी खबर है, मेई ने धीमी आवाज में कहा। यह ऑपरेशन शायद विफल हो जाएगा। भाई, उसकी बहन ने असहमति जताते हुए कहा, हम 4 लोग हैं और वह अकेला है। अब जब वह एक कोने में फंस गया है, तो भले ही वह एक औपचारिक नाइट हो, उसे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। मेई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। युद्ध के बारे में उसकी जानकारी उसकी बहन की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि एक तीरंदाज के रूप में उनकी भूमिका केवल दमनकारी गोलाबारी प्रदान करने की थी, लेकिन वास्तव में यही दबाव था जिसने उनके प्रतिद्वंद्वी को अन्य क्षमताओं का उपयोग करने के लिए समय नहीं दिया था। लेकिन अब उसकी जवाबी गोलीबारी के बिना लक्ष्य अब सीमित नहीं था। वूश! जैसा कि उम्मीद थी, अचानक नीचे एक वॉशबेसिन के आकार का आग का गोला प्रकट हुआ। यह कई मीटर तक हवा में उड़ा और चूहों के झुंड के बीच एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। देखते ही देखते चूहे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, उनमें से कई जलकर राख हो गए। धर्मासील, उसकी बहन की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वह धर्म मोहरों से अपरिचित नहीं थी। इसके विपरीत वह उनसे अच्छी तरह परिचित थी, लेकिन उसने इतनी दुर्जय मोहर कभी नहीं देखी थी। और वुश! धमाका! एक के बाद एक आग के गोले निकलते गए, चूहों और लाशों के झुंड के बीच ऐसे फटते गए मानो उनकी कोई कीमत ही न हो, और एक के बाद एक इलाके को साफ करते चले गए। जल्दी करो, मेई, जो तीर चढ़ाने ही वाला था, ने यह देखा और उसका चेहरा एकदम बदल गया, उसकी आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही थी। उस चीज को बाहर बुलाओ। हम इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाएंगे। भाई, उसकी बहन ने हैरानी से कहा, अगर उस बात का खुलासा हो गया, तो हम भी मर सकते हैं। अगर हमने अभी तक फोन नहीं किया, तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, मेई ने घबराकर कहा। जल्दी करो। उसकी बहन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है। अग्नि मंत्र! अग्नि मंत्र! अग्नि मंत्र! फिर कार्ल का चेहरा एकदम भावहीन था, उसकी आंखों में कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा था। उसके दाहिने हाथ में रखी भारी और चौड़ी तलवार मानो एक तिनके की तरह फुर्ती से हिल रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से बार बार हवा में इशारे किए और एक के बाद एक अग्नि मंत्रों को सक्रिय किया। चूहों और लाशों के झुंडों का तेजी से सफाया हो रहा था। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके अग्नि मंत्र की शक्ति भी बढ़ती गई। अब उसका प्रत्येक प्रहार एक औपचारिक योद्धा के हमले के बराबर था। वह खुद भी इस तरह के विस्फोट का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। और एक औषधि के सहारे, जब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति बनी रहती, वह अपनी जादूगरी को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता था। थोड़े समय में 10 से अधिक बार जादू करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। थोड़े ही समय में चूहों और लाशों के झुंडों के उसे घेरने से हट जाने के कारण उस पर दबाव नाटकीय रूप से कम हो गया। हम्फ! कार्ल ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। वह तेजी से बाहर निकला और सीधे उस चूहा औरत की ओर बढ़ा, जिससे उसे घोर घृणा थी। नहीं, यह देखकर चूहा स्त्री घबराकर भागने लगी, उसकी आवाज दहशत से चीख रही थी। मुझे बचाओ! धड़ाम! उदासीन भाव से कार्ल उसके पास पहुंचा। उसकी चौड़ी तलवार बगल से घूमी और चूहा स्त्री के पतले शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। खून से लथपथ आंतें उसके कटे हुए धड़ से बह निकली। अध्याय 57, 057 विशाल आत्मा। चूहे जैसी औरत।
बलवान बहु लेकिन की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। एक दहाड़ के साथ उसने अपनी जंजीर घुमाई और आगे की ओर झपटा। आह! मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे हमेशा से ही चूहा स्त्री के प्रति विशेष स्नेह था, लेकिन उसके स्वभाव ने उसे इसे प्रकट करने से रोक रखा था। इसके बजाय उसने इसे अपने दिल में गहराई से दबाकर रखा था। अब अपनी आंखों के सामने चूहा स्त्री की इतनी बेरहमी से मृत्यु होते देख उसके मन में असीम क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपनी सारी बुद्धि खो दी और हताशा में लड़ने के लिए अपनी जीवन शक्ति को दांव पर लगा दिया। गर्जन! भयंकर दहाड़ के बीच लेकिन की मांसपेशियां फूल गईं, माथे की नसें बुरी तरह उभर आईं और रोम छिद्रों से खून भी बहने लगा। साथ ही उसकी पहले से ही असाधारण शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। वूश! लोहे का गोला हवा में सीटी बजाता हुआ निकला। दीवार से टकराते ही वह अविश्वसनीय बल के साथ फट गया, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ पत्थर की दीवार चकनाचूर हो गई। धूल हवा में उड़ गई। काल ने लोहे की गेंद से बचने के लिए अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह विशालकाय व्यक्ति बेहद ताकतवर था, लेकिन फुर्तीला नहीं था, खासकर अब जब वह उन्माद की स्थिति में था। बेहतर यही होगा कि उसके मौजूदा हमले से बचा जाए और पहले तीरंदाज भाई बहन को मार गिराया जाए। वे दोनों पहले ही भागने की योजना बना रहे थे। सर्र! वह छत की चौखट पर कूद गया। कार्ल के हिलने से पहले ही उसके सामने की जमीन जोर से कांपने लगी। आसपास के घर भी लगातार हिलने लगे। धड़ाम! धड़ाम! धीमी, भारी धमकियां खतरनाक गति से पास आती जा रही थी। उसकी पॉइजन वुल्फ ब्रीदिंग टेक्निक ने खतरे के प्रति उसकी इंद्रियों को तीव्र कर दिया, जिससे उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह क्या था? धमाका! एक जर्जर मकान, मानो किसी भारी वस्तु से सीधे टकराने के कारण, पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। उड़ती धूल के बीच से चक्की के पत्थर जितना बड़ा एक विशाल हाथ बाहर निकला। उसने एक पत्थर की दीवार को पकड़ा और बड़ी आसानी से उसे फाड़ दिया। पढ़ाना, सीखना, रेलगाड़ी। एक प्राचीन भाषा के शब्द चारों ओर गूंज रहे थे। कार्ल का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। उसने अपने सामने लगभग 5 मीटर लंबा एक विशालकाय व्यक्ति प्रकट होते देखा। वह दैत्य कवच से ढका हुआ था, लेकिन वह जंग खा चुका था और जर्जर हो चुका था, उसकी पूर्व की भव्यता गायब हो चुकी थी। कवच के नीचे का शरीर लंबे समय से निर्जीव था, उसकी सफेद हड्डियों से केवल सड़े हुए मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। फिर भी एक अजीब शक्ति उसे गतिमान रखती थी। चक्की के पत्थर के समान उसका विशाल हाथ धीरे से आगे बढ़ता था, जिससे उसके रास्ते में आने वाले घर और दीवारें एक के बाद एक ढह जाती थीं। रेलगाड़ी। अभिभावक। उसके हेलमेट के नीचे कंकानुमा जबड़ा खुलता और बंद होता था, जिससे एक गहरी, नीरस आवाज निकलती थी जो शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय प्रतीत होती थी। एक महान आत्मा। कार्ल के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। शहर में अफवाहें थीं कि जमीन के नीचे एक भयानक शक्ति दफन है, जिसकी रक्षा शक्तिशाली दानव कर रहे हैं। ये दानव बहुत पहले मर चुके थे, लेकिन एक गहरी आसक्ति ने उन्हें मकबरे का रक्षक बना दिया था, जिससे वे अपने जीवनकाल के कर्तव्यों को निभाते रहे। कहा जाता था कि केवल एक योद्धा ही दानव आत्मा को हरा सकता है, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि विशालकाय आत्माएं बोल सकती हैं। वो औरत, क्या वो किसी विशालकाय आत्मा को वश में कर सकती है? नहीं। अगर वो सचमुच विशालकाय आत्मा को वश में कर सकती, तो वे भाग क्यों जाते? इस विशालकाय आत्मा को शायद अभी बुलाया गया है और यह उनके वश में नहीं है। खंडहरों में मी ने अपनी छोटी बहन को कसकर पकड़ लिया। वे मिट्टी के नीचे दुबक गईं और अपनी सांसें थामे बैठी रहीं। डर से उसकी बहन की पलकें कांप रही थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वे पकड़ी गईं, तो आज शायद ही वे मौत से बच पाएंगी। उनकी एकमात्र उम्मीद किस्मत पर टिकी थी। कर्तव्य। विशालकाय आत्मा ने धीमी दहाड़ मारी। अपने आसपास का जायजा लेने के बाद उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से कार्ल पर पड़ी। यह तो बुरा हुआ। कार्ल का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जल्दी से छत की चौखट से कूद गया। ठीक उसी समय उसके पीछे का घर जोरदार धमाके के साथ ढह गया। दौड़ना। मी ने धूल को एक तरफ धकेला और अपनी बहन को खींचते हुए तेजी से दूर भाग गई। आगे क्या होगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। दूसरी ओर कार्ल के उतरते ही कुछ कर पाने से पहले ही लेकिन दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। मर जा। वूश! लोहे की गेंद तेजी से उसके चेहरे की ओर बढ़ी। कार्ल की आंखों में एक चमक आई। उसकी चौड़ी तलवार बगल की ओर घूमी और उसने लोहे के गोले को पीछे की ओर मोड़ने के लिए अपनी गति पुनर्निर्देशन कला का प्रयोग किया। टकराना। विशालकाय आत्मा अभी खंडहरों से बाहर निकली ही थी कि लोहे का गोला उसके चेहरे पर जा लगा। इस प्रचंड बल के कारण वह अनायास ही पीछे की ओर लड़खड़ा गई। हालांकि विशालकाय आत्मा ने घोषणा की, शत्रु, रक्षक, कर्तव्य। जैसे ही विशालकाय आत्मा ने खुद को स्थिर किया, वह चलते फिरते घर की तरह आगे बढ़ी। उसका विशाल हाथ तेजी से आगे बढ़ा, जिससे हवा का एक शक्तिशाली झोंका उठा जो सीधे लेकिन की ओर बढ़ा।
वह धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन उसका प्रत्येक कदम कई सामान्य कदमों के बराबर दूरी तय करता था, इसलिए उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, बल्कि वह आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। इस हमले का सीधे सामना करते हुए लेकिन का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में निराशा छा गई। आह! एक दहाड़ के साथ लेकिन इतनी आसानी से मरने को तैयार नहीं था, उसने अपनी जंजीर को बेतहाशा घुमाया और विशालकाय आत्मा से टकरा गया। टकरा जाना। धड़ाम! एक धीमी सी धमक गूंजी। एक विशालकाय आत्मा का सामना करते हुए, जिसकी शक्ति एक शूरवीर से कहीं अधिक थी, लेकिन के पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी और वह पराजित हो गया। वह कार्ल को ज्यादा समय भी नहीं दिला पाया। वूश! हवा जोर से चल रही थी। कुछ ही बारों में लेकिन को मार गिराने के बाद विशालकाय आत्मा ने कार्ल का पीछा किया। उसका नीचे आता हाथ किसी चलते हुए दरवाजे के पैनल की तरह था और कार्ल ने अपनी गति की पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से उससे बच पाया। इससे पहले कि वह अपनी सांस भी ले पाता, विशालकाय हाथ अचानक पलट गया और उसने एक अत्यंत उत्कृष्ट मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। या फिर यह हथेली की कोई तकनीक है? धड़ाम! हालांकि कार्ल समय रहते बचाव करने में कामयाब रहा, लेकिन वह उस जबरदस्त बल को सहन नहीं कर सका और कई मीटर दूर जा गिरा, जहां वह कीचड़ के गड्ढे में बुरी तरह जा गिरा। गर्जन! वह चीख तीव्र पीड़ा से भरी हुई थी। विशालकाय आत्मा पीछे की ओर लड़खड़ा गई, उसकी हथेली से घना सफेद धुआं निकल रहा था। उसने अपना हाथ बेतहाशा हिलाया, मानो किसी चीज को झटकने की कोशिश कर रही हो। क्या हो रहा है? कार्ल जैसे ही उठ खड़ा हुआ, वह उस दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि वह रुका नहीं। उसने तुरंत अपना बायां हाथ उठाया और अपनी अग्नि मोहरों को सक्रिय करते हुए विशालकाय आत्मा पर अग्निगोलों की बौछार कर दी। धमाका! धमाका! विशालकाय आत्मा के शरीर पर आग के गोले फटे। लपटों ने उसके कवच को पिघला दिया और विशालकाय आत्मा ने सहज रूप से अपने सिर को ढकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। क्या इसे आग से डर लगता है? नहीं, इसे आग से डर नहीं लगता। कार्ल के मन में एक विचार आया और उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। स्विश! सफेद रोशनी की एक लकीर निकली और विशालकाय आत्मा के सामने फट गई। फ्लैश स्पेल! यह कार्ल द्वारा इजाद की गई एक छोटी सी जादुई तरकीब थी, वह फ्लैश स्पेल को दूर से ही सक्रिय कर सकता था। ऐसा करने से आध्यात्मिक शक्ति की खपत तो अधिक होती थी, लेकिन मंत्र की शक्ति भी बढ़ जाती थी। इसका प्रभाव उल्लेखनीय था। दरअसल, विशालकाय आत्मा को ज्वालाओं से डर नहीं लगता, बल्कि उनसे निकलने वाली तेज रोशनी से डर लगता है। फ्लैश स्पेल इसके लिए एकदम सही है। अचानक तेज सफेद रोशनी के कारण विशालकाय आत्मा के पूरे शरीर से सफेद धुआं उठने लगा। वह अपना संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। क्षण भर के लिए वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया। कार्ल ने तेजी से आगे बढ़कर हमला किया। युद्ध कौशल, ईगल स्ट्राइक। उसी समय उसने दूसरी चीनी मिट्टी की बोतल, जिसमें पवित्र जल था, को उस विशालकाय आत्मा की गर्दन के पिछले हिस्से पर फेंक दिया। टकरा जाना! चीनी मिट्टी की बोतल टूट गई। पवित्र जल विशालकाय आत्मा की गर्दन के पिछले हिस्से पर छलक गया। कार्ल हमेशा पवित्र जल की 2 चीनी मिट्टी की बोतलें अपने साथ रखता था। उनमें से एक को पहले विशालकाय आत्मा ने तोड़ दिया था और इसीलिए उस विशालकाय आत्मा के हाथ से धुआं निकल रहा था और वह पीड़ा से कराह रहा था। उस पर पवित्र जल छिड़का गया होगा। बेशक, फिलहाल यह सिर्फ कार्ल का अनुमान था। अगले ही पल, दहाड़! विशालकाय आत्मा ने अपना सिर बेतहाशा हिलाया। उसकी गर्दन से घना धुआं निकल रहा था और उसके अंदर का सड़ा हुआ मांस और हड्डियां भयावह गति से गलने लगी थीं। जी हाँ, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। कार्ल की आंखें चमक उठीं। उसने भागने का विचार त्याग दिया और हवा में उछल पड़ा, अपनी पुनर्निर्मित चौड़ी तलवार को ऊपर उठाते हुए। वह एक जायरोस्कोप की तरह घूमा और अविश्वसनीय गति से तलवार को नीचे लाया। युद्ध कौशल, तूफानी वार। धड़ाम! दरार! 6 परछाइयां और उसका असली रूप, कुल 7 प्रहार, एक साथ विशालकाय आत्मा की कमजोर गर्दन पर पड़े। स्क्वेलच! एक भयानक धड़ाम की आवाज के साथ मछली घर के आकार का उसका सिर एक पल के लिए रुका और फिर उसके शरीर से अलग होकर लुढ़क गया। धड़ाम! जैसे ही सिर जमीन पर गिरा, विशालकाय आत्मा का शरीर मानो अपना संतुलन खो बैठा और धीरे धीरे राख में तब्दील हो गया। ऐसा लगा मानो सदियों से ठहरा समय अचानक फिर से चलने लगा हो। जो कुछ भी बचा था, वह सड़ने लगा और विशालकाय आत्मा का सारा ढांचा, सड़ा हुआ मांस, सफेद हड्डियां, कवच, मिट गया। हवा के एक झोंके ने राख को बिखेर दिया और जहां वह खड़ा था, वहां केवल एक काली लोहे की पट्टिका रह गई। अध्याय 58, 058 विशाल आत्मा श्वास तकनीक। पिट नंबर 2। लोगों का एक समूह चिल्लाते हुए अंदर घुस आया। वर्दीधारी और गंभीर दिखने वाले नगर रक्षकों के विपरीत, यह समूह सैनिकों की एक अव्यवस्थित सभा जैसा दिखता था। उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे थे और तरह तरह के अजीबोगरीब हथियार लिए हुए थे। उनकी लंबाई और त्वचा का रंग अलग अलग था और उनकी संरचना पूरी तरह अव्यवस्थित थी। फिर भी उनके द्वारा बिखेरा गया प्रभाव अविश्वसनीय रूप से दुर्जय था। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जीवन शक्ति सीमित थी और वे स्पष्ट रूप से औपचारिक शूरवीर थे। इसी कारण से शहर के रक्षकों ने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की। एल
भीड़ के बीच से एक बौने आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने हमें अंदर नहीं आने दिया, तो यहाँ एक भुला हुआ शहर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे सोदान के स्वामी से छिपा सकते हो? मैं तो बस लॉर्ड मेविया के आदेशों का पालन करता हूँ, कमांडर हाल ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। स्टैनफोर्ड, तुम तो बस भाड़े के सैनिक हो जिन्हें नगर स्वामी ने मदद के लिए बुलाया है। भूमिगत दुनिया तुम्हारी जगह नहीं है। हाँ। स्टैनफोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। सोदान के स्वामी ने हमें जो कार्य सौंपा है वह केवल असामान्यताओं को खत्म करना ही नहीं है, बल्कि ब्लैक सिटी में हाल ही में हुए परिवर्तनों की जांच करना भी है। हेल, अगर मैं यह खुलासा कर दूं कि तुमने भूले हुए शहर की खोज की थी लेकिन इसकी सूचना नहीं दी, तो क्या होगा? इसके क्या परिणाम होंगे? क्लांग। शहर के रक्षकों ने अचानक अपनी तलवारें और भाले उठा लिए और भाड़े के सैनिकों ने भी अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। उस स्थान का वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। स्टैनफोर्ड, तुम गंदे, नीच हॉफिंग। हेल के होंठ फड़फड़ाए और उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एल। स्टैनफोर्ड भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, उसका छोटा सा शरीर एक भयावह आभा बिखेर रहा था जो स्पष्ट रूप से बाहर की ओर फैल रही थी। क्या तुम मरना चाहते हो? उनकी निगाहें मिली, स्थिति विस्फोटक होने की कगार पर थी। स्टैनफोर्ड, जो दास्ता से आया था और हाफलिंग वंश का था, दूसरों द्वारा अपमानित होना सबसे ज्यादा नापसंद करता था। पर्याप्त। गतिरोध के बाद हेल की आंखों में एक चमक आई। तनाव के बीच उसने पीछे हटने का फैसला किया और अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, मैं जानबूझकर खबर नहीं छिपा रहा था। मैं बस रिपोर्ट करने से पहले स्थिति को पूरी तरह से समझना चाहता था। हम्फ। स्टैनफोर्ड ने चिढ़कर कहा, क्या आप स्थिति को समझते हैं? कैसी स्थिति? यह देखना कि भूले हुए शहर के अंदर कितनी मूल्यवान चीजें हैं और फिर उन्हें अपने पास रख लेना। पैसा? हेल ने तिरस्कार भरे भाव से पूछा। तुम अब भी वैसे ही हो, सिर्फ पैसा देखते हो। आगे आने वाले शहर में शायद ईश्वर के रहस्य छिपे हों। पैसा इसे माप नहीं सकता। हे। स्टैनफोर्ड ने कंधे उचकाते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर हम भूले हुए शहर में प्रवेश कर लें, तो अंदर का सारा पैसा मेरा होगा और बाकी सब तुम्हारा होगा। लेकिन पहले आप मुझे स्थिति के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। और जो दानव बच निकले उनका क्या हुआ? हमारे कई भाई उनके हाथों मारे गए। राक्षस? हेल ने सोचा, फिर कुछ देर रुककर कहा, पवित्र शूरवीरों की तरह वे भी चंद्र देवी के संरक्षक हैं जो भूले हुए शहर की रक्षा करते हैं। हर भूले हुए शहर में कई भ्रष्ट दानव होते हैं, कुछ भाला चलाने वाले थे, कुछ तलवारबाज थे और एक अत्यंत दुर्लभ प्रशिक्षक भी होता था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र देवी के युग में केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को ही संरक्षक बनने और देवी द्वारा प्रदत्त विरासत को सीखने का अवसर मिलता था। यद्यपि समय के साथ उनकी बहुत सी संपत्ति नष्ट हो गई है, फिर भी संभव है कि कुछ मूल्यवान शेष बचा हो। स्टैनफोर्ड ने अपनी ठुड्डी सहलाई, अगर उनका कवच भी धूल में मिल गया है तो क्या बचा होगा? मुझे आश्चर्य है कि क्या सोना समय के क्षरण का सामना कर सकता है। शायद, हेल ने मुंह फेरते हुए कहा। चूंकि आपको इस जगह में दिलचस्पी है तो आप कुछ दिनों के लिए मेरी रक्षा कर सकते हैं। कमांडर, दस्ते के नेता बर्नार्ड के माथे पर पसीना आ गया। अब हम क्या करें? भुला दिए गए शहर को घेरे हुए अंधकार का दौर छंटने ही वाला था और जैसे ही वे इसके फल प्राप्त करने वाले थे, अचानक दूसरों ने हस्तक्षेप कर दिया। वे चिंतित क्यों नहीं होंगे? अब क्या करें? भीड़ से दूर हटते हुए हेल ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या उन्होंने पिट 3 में मौजूद उन कुछ गुप्त रास्तों का पता लगा लिया है? नहीं, बर्नार्ड ने जल्दी से कहा, गुप्त रास्ते बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं और हमने उनके अस्तित्व का खुलासा नहीं किया है, उन्हें अभी तक उनके बारे में पता नहीं है। तो यह अच्छी बात है, हेल ने राहत की सांस ली। यहां हमेशा की तरह काम करते रहो और दूसरी तरफ भी काम जल्दी निपटाओ। हमें स्टैनफोर्ड से पहले भूले हुए शहर में प्रवेश करना होगा। हाँ, बर्नार्ड ने जोर से सिर हिलाया। दूसरी ओर, कैप्टन, एक भाड़े के सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, अंदर जाने के बाद क्या हम सचमुच सिर्फ सोना ही ले जा रहे हैं? और क्या? स्टैनफोर्ड ने उपहास उड़ाते हुए कहा। क्या ईश्वर के रहस्य ऐसी चीजें हैं जिनमें हम जैसे लोग दखल दे सकते हैं? अगर हेल अपनी मौत खुद चाहता है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, उसके अधीनस्थ ने सहमति जताई। दिव्य क्षेत्र का अंश। काल ने अपने हाथ में एक काले लोहे के बैज का बारीकी से निरीक्षण किया। यह वस्तु उस दैत्य द्वारा छोड़ी गई एक अवशेष थी। उस दैत्य के शरीर पर लगा कवच गलकर राख हो गया था, फिर भी केवल यही वस्तु अक्षुण्ण रही। यह निस्संदेह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह अजीब था। ब्लैक सिटी में पहले भी दैत्य प्रकट हुए थे, लेकिन वे बुद्धिहीन हत्यारे थे जो बोल नहीं सकते थे। मरने के बाद उनका कुछ भी पीछे छोड़ना अभूतपूर्व था। लेकिन काल का सामना जिस व्यक्ति से हुआ वह एक अपवाद था। यह लगातार चिल्ला रहा था, सिखाओ, विकसित करो, रक्षा करो, कर्तव्य निभाओ। क्या यह कोई नेता हो सकता है? उसके हाथ में जो लोहे का बैज था वह 7 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा और लगभग आधी उंगली जितना मोटा था। संभवतः वह लोहे का नहीं था, क्योंकि छूने पर वह ठंडा लगता था और उसकी बनावट कुछ हद तक लकड़ी जैसी थी। दोनों तरफ पैटर्न बने हुए थे।
एक तरफ पालथी मारकर बैठे हुए व्यक्ति की आकृति उकेरी गई थी, जो कई जटिल पैटर्न से घिरी हुई थी और उस पर पाठ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़ और नदियां उकेरी गई थीं, जो काल को याद आने वाली पारंपरिक चीनी स्याही चित्रकला शैली की याद दिलाती थीं। इसी प्रकार छवि के आसपास का क्षेत्र भी पाठ से भरा हुआ था। अक्षर चावल के दानों के आकार के थे, घनी तरह से सटे हुए थे। ध्यान से देखने पर भी उन्हें पहचानना मुश्किल था। काल की सावधानीपूर्वक खोज से उसे अपार खुशी मिली। सांस लेने की तकनीक, और वो भी उच्च गुणवत्ता वाला। कितना ऊंचा? काल अनिश्चित था, लेकिन यह निश्चित रूप से उस विषैले भेड़िए की सांस लेने की तकनीक से कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता वाली थी जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहा था, और वह भी काफी हद तक। विषैले भेड़िए की श्वास तकनीक एक अपेक्षाकृत सामान्य श्वास तकनीक थी। यह किसी को शूरवीर बनने में सक्षम तो बना सकती थी, लेकिन आगे की उन्नति को कठिन बना देती थी। इसका एकमात्र लाभ साधक की खतरे को भांपने की क्षमता को बढ़ाना था। इस नई श्वास तकनीक में किसी को नाइट बनाने की बात तो दूर, नाइट्स के लिए महान नाइट बनने का जादुई द्वार और यहां तक कि एक महान नाइट बनने का तरीका भी शामिल था। महान योद्धा, काल ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। गांडो साम्राज्य में ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति आमतौर पर केवल शाही परिवार, कुछ महान ड्यूकल घरानों या चर्च के भीतर ही पाए जाते थे। विशाल आत्मा श्वास तकनीक। लोहे के बैज पर अंकित श्वास लेने की तकनीक का यही नाम था। लोहे के बैज पर लिखे पाठ के अनुसार विशालकाय आत्मा श्वास तकनीक का अभ्यास करने से व्यक्ति को प्राचीन दिग्गजों की शक्ति प्राप्त हो सकती है, हालांकि यह दावा शायद अतिशयोक्तिपूर्ण था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका अभ्यास अभी भी किया जा सकता है? आखिरकार उस ग्रंथ में कहा गया था कि इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए न केवल पर्याप्त प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि चंद्रदेवी के दिव्य आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। हम्मा, चंद्रदेवी तो बहुत पहले ही अवतरित हो चुकी थीं, तो आशीर्वाद कहां से आएगा? चलिए कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। इस श्वास तकनीक के अभ्यास के लिए किसी विशेष गुप्त औषधि की आवश्यकता नहीं थी और इसे गैरमानव भी सीख सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशिता था। आयरन बैज पर बनी छवियों को देखते हुए कार्ल जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और हर सांस लेने और छोड़ने के साथ अपने शरीर के भीतर सांस के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा था। पॉइजन वुल्फ ब्रीदिंग टेक्निक की नींव और डिवाइन डोमेन फ्रैगमेंट से मिली शक्ति के बल पर, जिसने उसे अपने शरीर के हर हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया, उसके लिए एक नई श्वास तकनीक में बदलाव करना मुश्किल नहीं था। भले ही सांस लेने की तकनीक बेहद जटिल थी, लेकिन यह तो केवल समय की बात थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक निश्चित क्षण में सर्र जमीन पर पड़ा लोहे का बैज मानो कुछ महसूस करते हुए अचानक सीधा खड़ा हो गया और जमीन से ऊपर उड़ गया, धीरे धीरे काल के माथे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसकी त्वचा को छुआ, गुंजन, काल का शरीर कांप उठा और उसकी चेतना के सागर में एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी। यह उसके कान के पास फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाज थी, मानो हल्की हवा में गूंजती हुई कोई ध्वनि हो। धुंधला, फिर भी स्पष्ट। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरे अनुयायी। आवाज अलौकिक और खोखली थी, मानो किसी मरते हुए व्यक्ति के अंतिम शब्द हों, गहरी उम्मीदों से भरी हुई। जैसे ही आवाज गूंजी, लोहे के बैज से एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। अध्याय 59:059 विद्युत उछाल। भूखा, भूखा, बहुत भूख लगी है। यह कुछ हद तक उस समय जैसा था जब कार्ल ने पहली बार सांस लेने की तकनीक का अभ्यास किया था। उसके शरीर की हर कोशिका भूख से दहाड़ रही थी, लेकिन तीव्रता उस स्तर से कहीं अधिक थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव किया था। इस बार उसके शरीर की सहज प्रवृत्ति में निहित भूख इतनी प्रबल थी कि दिव्य क्षेत्र खंड द्वारा लाई गई पूर्ण तर्कसंगता भी उसे दबा नहीं सकी। स्विश! काल की आंखें झट से खुल गईं और वह अपने बगल में रखे विदेशी जानवरों के मांस के ढेर पर झपटा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह मांस संसाधित नहीं किया गया था और उसने उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। उसके दांत भींच गए, जिससे उसने आसानी से उस सख्त विदेशी जानवर के मांस को फाड़ दिया, जो लार के साथ मिलकर उसके पेट में चला गया। उसका पेट तेजी से पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहा था और उसमें तीव्र हलचल हो रही थी। काल मांस को ऐसे खा रहा था मानो वह किसी तेजी से चलने वाली मांस पीसने वाली मशीन हो। विदेशी जानवरों के मांस के ढेर बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे थे। बहुत समय बाद उफ! उसके दिल में अभूतपूर्व परिपूर्णता का एहसास हुआ, जिससे काल ने अपना सिर उठाया और धुंधली हवा बाहर निकाली। उसकी आंखों में एक बार फिर तर्कसंगता झलक रही थी। वह आवेगपूर्ण निर्णय था। श्वास लेने की तकनीक के अभ्यास में क्रमिक और व्यवस्थित प्रगति पर जोर दिया गया। शुरुआती स्तर से लेकर निपुणता और फिर उन्नत स्तर तक, शरीर के भीतर श्वास का संचरण और नियंत्रण प्रत्येक चरण में भिन्न होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, श्वास का संचार उतना ही जटिल होता जाता है और उसी के अनुरूप शरीर का संतुलन भी बेहतर होता जाता है। कार्ल ने अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए पहले 2 चरणों को छोड़ दिया और सीधे उन्नत स्तर पर पहुंच गया। ऐसा नहीं था कि वह लापरवाह था। उसने पहले भी पॉइजन वुल्फ ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ऐसा ही किया था। यदि वह अपने शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकता है और संयम के गहरे स्तर को प्राप्त कर सकता है, तो पिछले चरणों पर समय क्यों बर्बाद किया जाए? लेकिन उन्होंने जायंट स्पिरिट ब्रीदिंग टेक्निक को स्पष्ट रूप से कम आंका। प्रत्येक चरण में इस श्वास तकनीक में काफी अंतर था।
विशेष रूप से शरीर के भीतर ऊर्जा की खपत और रूपांतरण के संदर्भ में प्रत्येक चरण में घातीय वृद्धि देखी गई। शुरुआत में एक नौसिखिया के रूप में शुरुआत करनी चाहिए, फिर निपुणता हासिल करनी चाहिए। धीरे धीरे तकनीक में महारत हासिल करने और एक ठोस नींव रखने से शरीर धीरे धीरे जायंट स्पिरिट ब्रीदिंग टेक्निक के अनुकूल हो जाता है। यही सामान्य साधना प्रक्रिया है। कार्ल ने सीधे उन्नत स्तर से शुरुआत की और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सफल रहा। इसके बाद स्वाभाविक रूप से श्वास लेने की तकनीक ने अपने संचालन को बनाए रखने के लिए उसके शरीर की ऊर्जा को तेजी से खर्च करना शुरू कर दिया। अगर विदेशी जानवरों के मांस की प्रचुर मात्रा न होती तो कार्ल को डर था कि अब तक वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका होता। सौभाग्यवश अंत में कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा चूंकि उन्होंने जायंट स्पिरिट ब्रीदिंग टेक्निक को सफलतापूर्वक विकसित किया और उन्नत स्तर तक पहुंच गए, इसलिए इसके लाभ आश्चर्यजनक थे। नाम कार्ल। संविधान 1.47। आध्यात्मिक शक्ति 1.92। स्रोत सामग्री 0। पेशा नाइट अटेंडेंट, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। तीव्र प्रगति। कार्ल की आंखें चमक उठीं। मूल सामग्री द्वारा जोड़े गए बिंदुओं पर विचार न करते हुए विशाल आत्मा श्वास तकनीक के इस अभ्यास के परिणामस्वरूप शारीरिक बनावट और आध्यात्मिक शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। दोनों में 0.2 से अधिक की वृद्धि हुई। यह जानना जरूरी है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के कुल गुण लगभग 0.5 ही होते हैं और इस अवस्था में उसकी ताकत को और बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाता है। 1.92 की आध्यात्मिक शक्ति ने उनके चेतना सागर में तीसरे शून्यवृत्त जादू का निर्माण करना और एक मध्यवर्ती जादूगर प्रशिक्षु के रूप में आगे बढ़ना संभव बनाया। 1.47 का संविधान। कई वर्षों तक उन्नति करने वाला योद्धा भी शायद इस स्तर तक न पहुंच पाए। इस आश्चर्य के बाद कार्ल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। मैं इतना मजबूत कैसे हो गया? संविधान में सुधार होना एक बात है, जायंट स्पिरिट ब्रीदिंग टेक्निक वास्तव में एक उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक है जो विशेष रूप से ताकत बढ़ाने में अच्छी है और उसने बड़ी मात्रा में विदेशी जानवरों का मांस खाया था। यह सुधार, हालांकि बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, अस्वीकार्य नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का क्या? ध्यान विधि से भी पहले अभ्यास के बाद इतनी अधिक वृद्धि होना असंभव है। क्या इसका संबंध देवी के आशीर्वाद से हो सकता है? उसके चेतना सागर में गूंजने वाली उस आवाज की यादें अचानक वापस आ गईं, जिससे कार्ल चिंतन में डूब गया। क्या चंद्र देवी का पतन नहीं हुआ है? जिस दुनिया में ब्लैक सिटी स्थित था वहां कभी डिवाइन का अस्तित्व था और ऐसा कहा जाता है कि कई ड्यूक्स के पास डिवाइन ब्लड लाइन थी। ईश्वर के पतन का कारण कोई नहीं जानता। घटना का समय भी निश्चित नहीं है। ऐसा लगता है मानो इतिहास का वह हिस्सा मिटा दिया गया हो। पर्याप्त। कार्ल ने सिर हिलाते हुए उन विचारों को खारिज कर दिया। ईश्वरीय मामले फिलहाल मेरी समझ से परे हैं, ज्यादा सोचना व्यर्थ है और इससे केवल परेशानी ही होती है। अब वह तीसरे जीरो सर्कल मैजिक का निर्माण पूरा करके एक मध्यवर्ती जादूगर प्रशिक्षु बन सकता है। ब्लैक सिटी। कार्ल अपना सामान पैक करते हुए अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगा। दवा के प्रति सहनशीलता के कारण, मुख्य रूप से आत्मा के चूर्ण से निर्मित ज्ञान का प्रकाश, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में कम से कम प्रभावी होता जा रहा था। हालांकि इसका सेवन जारी रखना अभी भी प्रभावी था। लेकिन उन्नत जादूगर प्रशिक्षु के स्तर तक शीघ्रता से पहुंचने की संभावना फिलहाल असंभव लग रही थी। इसी प्रकार साधारण विदेशी जानवरों का मांस अब उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं रह गया था और उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी जानवरों का मांस बहुत दुर्लभ था। मैं बहुत लालची हूं, उसने सोचा। चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाले पेय हों या फिर सहनशक्ति बढ़ाने वाले दुर्लभ जानवरों का मांस, दूसरों को इन्हें प्राप्त करने का मौका भी नहीं मिलता। 1 साल से भी कम समय में मुझमें इतने बड़े बदलाव आए हैं कि मुझे संतुष्ट होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले नाइट बनने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। चाचा। शियाओनान ने अपना सामान उठाया। यहां सब कुछ ठीक है। हम्मा। कार्ल ने सिर हिलाया। तो चलिए चलते हैं। उसने लाइफ पोशन के बदले पर्याप्त अंक पहले ही जमा कर लिए थे, जबकि शियाओनान ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी रक्षा को बेहतर बनाने के लिए कांस्य ढाल के बदले अंक प्राप्त करने की योजना बनाई थी। मूक प्राणी भी उनके साथ था। आयला का इरादा शियाओनान और मूक बच्चे का पालन पोषण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकसित करने में मदद करने का था, इसलिए वह इस बार उनके साथ नहीं गई। बाजार पहले की तरह ही गुलजार था, बस अब वहां अजीबोगरीब पोशाक पहने भाड़े के सैनिकों की संख्या अधिक थी। ये भाड़े के सैनिक समय समय पर सड़कों पर जोर जोर से चिल्लाते थे, जो शहर के सतर्क खनिकों के बिल्कुल विपरीत था। जब चाचा नाइट बन जाएंगे तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा, शियाओनान ने मुस्कुराते हुए कहा। भविष्य में ब्रदरहुड और शैडो एलायंस के अलावा ब्लैक सिटी में चाचा और हम भी सुरक्षा के लिए नाइट होंगे। क्या हम कोई बढ़िया सा नाम सोचें? नाइट। कार्ल ने सिर हिलाया। पहले हम खुद नाइट बन जाएं। मूक व्यक्ति सचमुच मूक नहीं था, वह बस कभी कभार ही बोलता था। उसका नाम लियोन था और कहा जाता था कि वह एक संपन्न परिवार से था, हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह ब्लैक सिटी में खनिक क्यों बन गया था। वह जरूर कामयाब होगा, लियोन ने दबी हुई आवाज में कहा। चाचा जरूर नाइट बनेंगे। शियाओनान ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें काल पर पूरा भरोसा था, यहां तक कि खुद काल से भी ज्यादा, मानो उसका नाइट बनना तय ही था। ये क्या है? काल ने मुस्कुराते हुए पूछा।
अब तुम्हारा ब्लैक सिटी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है? छुट्टी। वे दोनों अचंभित रह गए। बेशक वे ब्लैक सिटी छोड़ना चाहते थे। यह एक निरंतर विचार था, लेकिन हाल ही में वह विचार वास्तव में फीका पड़ गया था। शिया ओनान एक नाइट अटेंडेंट बन चुका था, इसलिए यह बहुत संभव है कि वह भविष्य में स्वयं एक नाइट बन जाए। लियोन को धर्म की मुहर भी प्राप्त हुई। सबसे अहम कारक काल था। काल की मदद से उन्हें ब्लैक सिटी में खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी और यहां तक कि उनके पास और आगे बढ़ने की क्षमता भी थी, जिससे वे ऐसा जीवन जी सकें जिसका दूसरे लोग केवल सपना ही देख सकते थे। काल के नाइट बनने के बाद शहर में उनकी छोटी टीम का रुतबा भी बढ़ जाएगा। तो फिर यही क्यों न रहें? चाचा जी, लियोन ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप ब्लैक सिटी छोड़ने वाले हैं? शायद, काल ने तटस्थ भाव से कहा। या फिर क्या आप जीवन भर यहीं रहना चाहते हैं? वो, शिया ओनान ने अपना सिर खुजाया और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। अगर अंकल चले गए तो हम भी चले जाएंगे। लियोन ने सिर हिलाया। हम यहां हैं। काल ने ऊपर देखकर उनके आने का संकेत दिया और लाका मार्केट प्लेस में सिटी गार्ड द्वारा स्थापित किले की ओर कदम बढ़ाया। उसी समय उसने अपना प्रमाण पत्र निकाला। मैं यहां जीवन औषधि के बदले में इसे लेने आया हूं। जीवन औषधि? सिपाही ने प्रमाण पत्र लिया, उसकी जांच की और फिर सिर हिलाकर कहा, यह काफी है। फिर उसने शिया ओनान और लियोन की ओर देखा। क्या तुम दोनों साथ हो? हाँ, शिया ओनान ने कहा। साथ में? तो फिर मेरे साथ आओ। सिपाही ने हाथ हिलाकर अपने पीछे खड़े किसी व्यक्ति को इशारा किया। इन्हें मार गिराओ। नीचे। काल ने भौहें नहीं चढ़ाई। वहां मौजूद अन्य लोगों के सामान्य भाव देखकर वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। इतने लंबे समय तक ब्लैक सिटी में रहने के बाद काल पहली बार किसी खदान में जा रहा था। यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। खदान में लिफ्ट जैसी एक व्यवस्था थी, कुछ लोग लकड़ी के चबूतरे पर खड़े होते थे जबकि अन्य लोग उन्हें नीचे या ऊपर ले जाने के लिए चरखी घुमाते थे। वहां खदान की सुरंगें भी थीं, लेकिन वे इस तरह के सीधे ऊपर नीचे जाने वाले प्लेटफॉर्म जितनी सुविधाजनक नहीं थी। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे उतरता गया, ऊपर का खुला भाग छोटा होता गया और गहरा अंधेरा धीरे धीरे आसपास की हर चीज को निगलने लगा। मशालें दिखाई दीं, जिनसे हल्की रोशनी फैली। धड़ाम! प्लेटफॉर्म नीचे जा टकराया, जिससे कुछ धूल उड़ गई और पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों का एक दस्ता उनकी ओर तेजी से बढ़ा। हटो! एक ने धीमी आवाज में चिल्लाया। अंदर जाओ। हम्मा! काल की भौहें तन गईं और वह धीरे से एक कदम पीछे हट गया। शायद मैं किसी और दिन आकर जीवन औषधि के बदले में इसे ले सकता हूं? अध्याय 60, अंडरग्राउंड 060। जब आप पहले से ही यहां हैं, तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। नवागंतुक कवच पहने हुए था, उसके गालों को छोड़कर उसका पूरा शरीर परिष्कृत लोहे की प्लेटों से ढका हुआ था। वह एक भारी लोहे की मूर्ति की तरह था। इस कवच का वजन दर्जनों पाउंड से कम नहीं था और उसके शरीर के वजन के साथ मिलाकर इसका कुल वजन 200 से 300 पाउंड हो जाता था। फिर भी जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं लग रहा था और यहां तक कि अधिक फुर्तीला भी प्रतीत हो रहा था। इतना खराब भी नहीं। काल की ओर देखते हुए उसने सिर हिलाया, उसकी आवाज में संतुष्टि झलक रही थी। तुम ऊर्जा से भरपूर हो और एक उन्नत नाइट के लिए अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें जीवन औषधि चाहिए। इस बार जो लोग आए हैं, वे आखिरकार कुछ हद तक सभ्य हैं। कैप्टन बर्नार्ड, लिटिल साउथ ने उन्हें पहचान लिया और जल्दी से कहा, हम यहां सामान के बदले सामान लेने आए हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? धड़ाम! उसके बोलने से पहले ही अंधेरे से एक कोड़ा निकला और उसे जमीन पर गिरा दिया। सिपाही ने अपना चाबुक वापस खींच लिया और व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें बोलने की अनुमति किसने दी? कार्ल के चेहरे पर उदासी छा गई, उसकी निगाहें तेजी से पूरे इलाके पर घूम गईं। वहां 13 सैनिक थे, जिनमें से अधिकांश ने आधा कवच पहन रखा था। नगर रक्षक दल में सेवा करने का अर्थ यह था कि भले ही वे नाइट के परिचारक के स्तर के न हों, फिर भी उनकी शक्ति काफी थी। 4 काले शिकारी कुत्ते। ये नगर रक्षकों द्वारा प्रशिक्षित भयंकर जानवर थे। आकार में ये तेंदुओं के बराबर थे और इनके बाल सुई की तरह सख्त थे। इनमें असाधारण शक्ति और गति थी। अपने उग्र स्वभाव के कारण इनमें से कुछ ही जानवर किसी शूरवीर को घेर सकते थे। और वहां था कप्तान बर्नार्ड। वह एक नाइट थे और इतना ही नहीं, वह कई वर्षों से नाइट थे। अचानक भारी हथियारों से लैस सैनिकों से घिर जाने पर अपनी ताकत के बावजूद काल प्रतिरोध करने में असमर्थ था और उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। नगर रक्षक दल। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि वे आपूर्ति देने से इनकार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे आपूर्ति लेने आए लोगों को जबरन हिरासत में लेने का भी इरादा रखते हैं। इन्हें ले जाओ, बर्नार्ड ने हाथ हिलाते हुए कहा। कार्ल, है ना? अगर तुम बच गए तो तुम नगर रक्षक दल में भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हो। वहां जीवन रक्षक औषधि की कोई कमी नहीं होगी। खड़खड़ाहट। सैनिकों का एक समूह चारों ओर जमा हो गया। उनमें से एक ने लंबे भाले से आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो। तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? लिटिल साउथ गुस्से में दहाड़ते हुए एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। धड़ाम!
कोड़े की मार पड़ी। जब कहा जाए तभी हिलना डुलना शुरू करो। फालतू की बातें बंद करो। कार्ल ने लिटिल साउथ को उठाने में मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्हें अभी विरोध नहीं करना चाहिए। फिर वह गलियारे से नीचे चला गया। अजीब बात यह थी कि नगर रक्षकों ने उनके हथियार जब्त नहीं किए, न ही उनका उन्हें तलाशी लेने का कोई इरादा था, बल्कि उन्होंने केवल उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। चाचा जी, लियोन, जिसके पास शैडो थर्मासील थी, अंधेरे में भी दिन के उजाले की तरह देख सकता था। वह भूमिगत सुरंगों के लेआउट से भी अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह गड्ढा संख्या 2 का रास्ता है। धड़ाम। अंधेरे में चाबुक ने एक बार फिर सटीक प्रहार किया और लियोन की पीठ पर जा लगा। इसके बाद एक ठंडी फटकार सुनाई दी। चुप रहो। उफ, लियोन कराह उठा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। गड्ढा नंबर 2। कार्ल के दिमाग में हलचल मच गई। ब्लैक सिटी में हाल ही में हुई अशांति का कारण गड्ढा नंबर 2 से निकलने वाली दूषित ऊर्जा का विस्फोट था। क्या उनकी गिरफ्तारी का इससे कोई संबंध हो सकता है? खनन सुरंग घोर अंधेरी थी, केवल आगे के लोग ही धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। पत्थर की दीवारों में नियमित अंतराल पर मशालें लगाई गई थीं, जो रास्ते के कुछ हिस्सों को रोशन करती थीं और मार्ग का संकेत देती थीं। अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति के कारण कार्ल आंखें बंद करके भी उस मार्ग को याद कर सकता था। हमने 7 बार दिशा बदली है और 3 आबाद गुफाओं से गुजरे हैं, जिनमें से एक में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संग्रहित थीं। प्रत्येक चौराहे पर 2 या 3 लोग पहरा दे रहे हैं। सिटी गार्ड क्या योजना बना रहा है? हम यहाँ हैं। सैनिक की आवाज तेज हो गई और उसने उन तीनों को एक चौड़े, खुले मैदान में धकेल दिया, जहां दर्जनों व्यस्त खनिक नजर आने लगे। खनक। क्लैंग। खदान में काम करने वाले मजदूर चट्टानों की दीवारों पर कुल्हाड़ी चला रहे थे, जिससे चिंगारियां उड़ रही थीं। कुछ अन्य लोग जमीन पर बैठकर आराम कर रहे थे। नए आने वालों को देखकर वे सब उधर देखने लगे। और लोग आ गए हैं? पहले उन्हें रास्ता देख लेने दो। मुझे आश्चर्य है कि यह बैच कितने दिन चलेगा। खदान में काम करने वाले मजदूर आपस में फुसफुसा रहे थे, उनकी आंखें ठंडी पड़ गई थीं जब वे काल के समूह को देख रहे थे, मानो वे मरे हुए लोगों को घूर रहे हों। उनका नेतृत्व कर रहे सैनिक ने गरजते हुए कहा, आपको बस इतना करना है कि रास्ता खोजो, सुरंगें खोदो। उसने आगे के संकरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, जब आप अंत तक पहुंच जाएं तो आप यहां से जा सकते हैं। वास्तव में वे हमारे साथ खनिकों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, खनिक नहीं, लेकिन खनन के गुलाम। रास्ता संकरा था। कुछ जगहें इतनी चौड़ी थीं कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था, जबकि अन्य जगहें काफी चौड़ी थीं। हालांकि सबसे खतरनाक वही क्षेत्र थे जो सबसे अधिक विशाल थे। लियोन ने रोशनी के लिए एक मशाल पकड़ी हुई थी। लिटिल साउथ आगे आगे चल रहा था, दोनों हाथों में ढाल थामे हुए। कार्ल उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। तो वे हमें ऐसे ही रास्ते का जायजा लेने दे रहे हैं, लिटिल साउथ ने बुदबुदाते हुए कहा। वे हमें किसी भी खतरे के बारे में चेतावनी तक नहीं देते। ध्यान से। कार्ल की पलकें थोड़ी सी फड़क उठीं। उसकी चौड़ी तलवार बगल से निकली और एक तेज सरसराहट के साथ किसी चीज को पत्थर की दीवार पर गाड़ दिया। जायंट स्पिरिट ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाने के बाद पॉइजन वुल्फ ब्रीदिंग टेक्निक से मिली तीव्र बोध क्षमता गायब नहीं हुई थी, बल्कि यह और भी मजबूत हो गई थी। या यूं कहें, जायंट स्पिरिट ब्रीदिंग टेक्निक ने उनके शरीर के सभी पहलुओं को बढ़ाया, जिसमें खतरे को भांपने की उनकी क्षमता भी शामिल थी। काली छिपकलियां। लिटिल साउथ ने दीवार पर लटके शव को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये वही जीव हैं। चाचा जी, लियोन ने समझाया, काली छिपकलियां विषैली होती हैं। वे ज्यादा ताकतवर नहीं होतीं, लेकिन उनका जहर बहुत असरदार होता है। अगर उनकी जीभ से कोई योद्धा भी चाट ले, तो उसे बहुत तकलीफ होगी, बिना जहर के तो मौत निश्चित है। कार्ल ने सिर हिलाया। धीरे धीरे चलो। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लिटिल साउथ ने मुश्किल से अपनी बात कही और सावधानी से आगे बढ़ती रही। तीनों के पीछे। दिलचस्प, एक आदमी ने बड़ी सी तलवार पकड़े हुए कार्ल को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। यह आदमी तो ताकतवर है। अभी अभी इसकी तलवार के वार की गति लगभग किसी शूरवीर के बराबर थी। हाँ, एक हष्ट-पुष्ट, चेहरे पर निशान वाली महिला ने सिर हिलाया। हमारे बीच एक और विशेषज्ञ के होने से आगे की खोजबीन करना अधिक सुरक्षित होगा। किसी ने चिढ़कर कहा। तो क्या हुआ अगर वो ताकतवर है? क्या नगर रक्षक उससे कुत्ते की तरह काम नहीं करवा रहे? आखिरकार उसकी मौत तो होनी ही है। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। सबकी आंखों में निराशा छा गई। जल्दी मरने से बेहतर है देर से मरना। जिया हुआ हर दिन एक जीत है। अगर आप जीने से थक गए हैं तो आगे बढ़े और पुलिस बल का विरोध करें। किसी ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो मैं सचमुच इसके लिए तुम्हारा सम्मान करूंगा। क्लैंग। एक भीषण टक्कर ने उनकी गुनगुनाहट को रोक दिया। आगे आकृतियां हिलने लगीं और अचानक तलवारों की रोशनी तेज हो उठी। स्क्वेलच, स्क्वेलच, स्क्वेलच। जैसे ही धारदार चाकुओं ने मांस को काटा, कई तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं।
जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए 10 से अधिक लाल आंखों वाले विशालकाय चूहों के शव पाए। लाल आंखों वाले विशालकाय चूहे झुंड में रहने वाले जानवर थे, जिनका आकार छोटे जंगली सूअरों के बराबर था और उनकी ताकत चूहा महिला द्वारा नियंत्रित चूहों के झुंड की तुलना में कहीं अधिक थी। और अब कार्ल के सामने वे पूरी तरह से शक्तिहीन थे। क्लिक करें। कार्ल ने अपनी तलवार म्यान में डाली और बाकी लोगों की ओर मुड़कर देखा। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, घावों से भरी महिला ने सिर हिलाया और कहा, सैंडी, अब तुम्हारी बारी है। वह उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। भाई कार्ल, मैं विस्परर्स ऑफ द विंड की जैकलीन हूं। विस्परर्स ऑफ द विंड? कार्ल की निगाहें थोड़ी सी घूमी। क्या उस संगठन का कोई सदस्य अभी भी जीवित है? विंड विस्परर्स का गढ़ पिट नंबर 2 के पास था। जब दूषित ऊर्जा का विस्फोट हुआ तो कहा जाता है कि वे सभी उसमें फंस गए थे। अफवाह है कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। हाँ, हैं। जैकलीन ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हम वाकई उस दूषित ऊर्जा से प्रभावित हुए थे, लेकिन हम सभी मारे नहीं गए। हालांकि अगर नगर रक्षकों ने इस अराजकता का फायदा उठाने का फैसला किया होता तो हमारा जीवित रहना सुनिश्चित नहीं होता।